नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार वैकेंसी है, खास तौर पर अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा अवसर है। अदर स्टेट वाले वैसे तो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन आपको एक तरीका बताऊँगा जिसके माध्यम से आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। हालांकि वो तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, बट अपनाना चाहो तो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकेंगे, जिसकी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वैकेंसी में कितने पद हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस कैसा होगा। जो प्रीवियस लेटेस्ट पेपर हुआ था उस बेस पर आपको बताएंगे कि सिलेबस कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपको बताएंगे कि वो प्रीवियस पेपर आप कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो टेलीग्राम पर ज़रूर देते हैं। जैसे इस भर्ती का इन फ्यूचर सिलेबस जारी होगा ऑफिशियली, या एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट जो भी है, तो वो सारे टेलीग्राम पर ही लिंक डालते हैं, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको भी आप अटेंड कर सकेंगे। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है। आइए आपको ले चलता हूं भर्ती की तरफ। माय डियर, उत्तराखंड अधीनस्थ बोर्ड की ये वैकेंसी है। ITI वालों के लिए वैकेंसी है, तो हम ITI वालों के लिए इस पर बात करने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 28 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी परसों से हो जाएंगे। आवेदन को अगर आप लास्ट डेट माने तो 18 अक्टूबर है, और अगर किसी भी तरह का आप एडिट उसमें करना चाहते हैं तो 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर्म अप्लाई करते समय 4-5 बातों का खास ध्यान रखिए। उसके अलावा कोई भी गलतियाँ हो जाए तो घबराना नहीं है। आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए, आपका फादर नेम गलत नहीं होना चाहिए, और आपकी कैटेगरी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC से है तो OBC में ही अप्लाई करना है। ये गलती से SC या अनरिजर्व में ना अप्लाई हो जाए, इतनी सावधानियां रख लो। बाकी पासिंग ईयर गलत भर दिया कोई बात नहीं, पासिंग बोर्ड का नाम गलत हो गया कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चल जाती है, फिर भी एडिट का मौका देंगे। हालांकि इन्होंने जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव डेट हमें बताई है 25 नवंबर 2024 को। ये कह रहे हैं कि हम आपसे रिटन एग्ज़ाम भी लेंगे। ऑनलाइन के लिए मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम CBT नहीं लेंगे। आइए पदों की संख्या पर एक डिटेल देख लेते हैं। देखो टोटल तो 196 पोस्ट है। किस किस के लिए है, तो एक तो है ये ग्रुप C की पोस्ट है जिसमें प्रारूपकार लिखा है। प्रारूपकार सिविल से जुड़ा हुआ है, सिविल का पोस्ट मान लो। 140 पद है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के पोस्ट है यहाँ पर। हमारे जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रीशियन के एक ही बात है, 21 पद है। मैकेनिकल में टेक्नीशियन जो है उनके 9 पद है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के भी यहाँ पर 16 पद है। प्लम्बर का 1 है, मेंटेनेंस असिस्टेंट का 1 है, और इलेक्ट्रीशियन का भी 1 यहाँ पर पद है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग के 3, उसके बाद में ट्रेशर के 3, और बेंत कला प्रशिक्षक का 1 पद है। यानी अगर हमारे हिसाब से मैं बात करूँ, जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन वाले हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट के लिए अप्लाई करो, या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन 21 पदों के लिए अप्लाई करो। ये है 2 ऑप्शन आपके पास। आ जाइए और डिटेल आपको मैं लेकर चलता हूँ। ऑफलाइन पेपर होगा ये वो, उसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बात करने की। पदों की संख्या अगर कैटेगराइज करनी है तो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोस्ट देखो, टेक्नीशियन 2 इलेक्ट्रीशियन कुल पद 21, ठीक है। और पदों के कोड वगैरह इस पर आ जाते हैं, पोस्ट की तो कोई बात नहीं। या रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो देखो, इसमें जो अनुसूचित जाति है उसके 3 पद है टोटल, और अनुसूचित जनजाति के 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6, और अनरिजर्व के 8, EWS के 2, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। अब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपके लिए 8 ही सीटें हैं, और अगर आप EWS से है तो आपके लिए 2 मान सकते हैं, 10 मान सकते हो, 2 + 8, ठीक है। आ जाइए पे स्केल वगैरह पर अगर मैं बात करूं, 27,200 रुपये पहली बेसिक होगी माय डियर। लेवल 4 में रखेंगे आपको, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 4 में रखेंगे, जहां 27,200 रुपये पहली बेसिक होगी। बहुत होती है।
ITI बेस पर इस तरह की बेसिक मिल जाए, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि माय डियर इस पर अभी आपको डियरनेस अलाउंस और मिलेगा। और ये अभी हमारे यहाँ मतलब भारत में प्रत्येक राज्य में भी 50% डियरनेस अलाउंस है, यानी वो और जोड़ लो। कैश इन हैंड 40,000 रुपये से ऊपर आपकी सैलरी होगी, तो और क्या ही चाहिए। एज ग्रुप पर आते हैं, देखो 18 से लेकर 42 वर्ष तक की एज रखी गई है। और ये जो एज होती है हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है, ध्यान रखना। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप OBC से है तो 3 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। SC या ST से आप बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर और मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी है, उठाइए फ़ायदा। SC से अगर है तो 18 से लेकर 47 वर्ष तक, देखो किसी के पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो वो पीछे नहीं हटेगा। पद किस तरह का है, देखो अराजपत्रित यानी नॉन गजटेड है, गजटेड नहीं कहलाते, अपन लोग कर्मचारी होते हैं। स्थायी पद है, स्थायी और अस्थायी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्थायी का मतलब है आप लग गए तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है। अंशदायी पेंशन मिलेगी यानी NPS मिलेगी, OPS नहीं मिलेगी। इसका तो अभी पूरे देश में लफड़ा चल ही रहा है, आपको पता ही होगा। जो लगे हुए वो अच्छे से समझ पाएंगे NPS और OPS क्या होती है। बेरोजगार होते हैं वो तो चाहते हैं कि बस एक बार नौकरी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, है ना। आइए आगे देखो क्या लिखा है इन्होंने। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी है उन्होंने, अनिवार्य यानी ये होना ही चाहिए। तो 10th होना चाहिए, जिसमें विज्ञान और गणित विषय आपके पास होने चाहिए, ये ध्यान से समझ लेना। 10th में मैथ साइंस होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से वो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI किया हुआ हो आपने, NCVT हो या SCVT हो, अखिल भारतीय NCVT है और राज्य व्यवसायिक वाला SCVT है। यानी NCVT से हो या SCVT से हो, आपके पास ITI हो और साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी। अभी देखो लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि ITI के बाद क्या करें, और उस पर मैंने यही 2 सुझाव दिए थे कि अप्रेंटिसशिप करो और फिर एक्सपीरियंस लो। आजकल अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस और उसमें दोनों में काउंट होती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया मोटा मोटी। 10th में मैथ साइंस होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ITI वाला भर सकेगा, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI NCVT और SCVT दोनों से चलेगा। उसके बाद में आता है कि अगर टाई हो जाता है आपका स्कोर तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, तो वो कोई बात नहीं, सेना में है जिसने काम किया हो, फिर NCC में कोई हो, ऐसा केस आता नहीं है वैसे, ठीक है। तो इसी तरह से मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए बाकी सेम चीज़ें हैं। मैकेनिकल वालों के लिए फिटर में ITI होनी चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस उससे भी मांगा गया है, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए ITI के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सब शर्तें सेम है, मतलब एज, पे स्केल वो सब सेम है। क्वालिफिकेशन बदल रही है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। प्लम्बर से क्या मांगा गया है, प्लम्बर को अच्छा वेतन कम है, इसका 19,900 है, प्लम्बर को लेवल 2 में ही रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या मांगा गया है, प्लम्बर ट्रेड में ITI हो और 2 साल का अनुभव हो। अब वैसे सीट कम है तो प्लम्बर करेगा ही क्या। मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले जो है ना, इसमें ITI वाला भर सकेगा। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर है तो आप मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मत करना, इसमें 1-2 सीट इतनी खास है नहीं, तो क्या मतलब है। हाँ, इलेक्ट्रीशियन के लिए देखो 1 सीट है और वो भी अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति में आते हैं SC, तो SC वाले बच्चे यहाँ चाहे तो ट्राई कर लेंगे, लेवल 3 में रखेंगे। 21,700 बेसिक होगा और 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक की एज है, 18 से 42 वाली नहीं है, ठीक है। और ITI किया हुआ हो या पॉलीटेक्निक वाला भी चलेगा यहाँ पर, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है वही ठीक था। आप तो टेस्ट मैकेनिक है ना, जो टेक्नीशियन वाला, उसी के लिए ट्राई करो, है ना। आ जाओ जी, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा सिलेक्शन प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न पर, हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। एज की कैलकुलेशन का कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, देखो लिखा हुआ है स्पष्ट, 1 जुलाई 2024 से एज की काउंटिंग की जाएगी। देखो ये है वो क्वालिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था कि अदर स्टेट वालों के लिए भरने का। ये देखो आवेदन हेतु पात्रता कौन भरेगा, वो कहता है कि इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए, जो उन्होंने बताया। सबसे पहला इन्होंने क्या बताया कि अगर आपने उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में प्राप्ति आवेदन की अंतिम दिनांक से पहले पंजीकरण हुआ हो, ये है वो लूप होल जिसकी मैं बात कर रहा था।
ये है वो तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। यानी आप उत्तराखंड के किसी रोज़गार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले। रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ पर होया हुआ है तो आप भर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन में वही आएगा ना कि वो स्टेट के बच्चों को ही देंगे। हर किसी को बेरोज़गार है कोई भी, कोई जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई राजस्थान का बेरोज़गार है तो उत्तराखंड वाले को उस चीज़ की क्या टेंशन है, मान लो वो अपने वहाँ पर क्यों करवाएगा रजिस्ट्रेशन। तो ये वाला लूप होल है, ट्राई करना चाहो तो कर लेना। सेकंड कौन सा है कि अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, मेन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने उत्तराखंड से 10वीं पास कर रखी हो, यानी 10th उत्तराखंड से कर रखी हो ना, तो आप भर सकते थे, फिर आपके पास ऑप्शन थे। अब इन सब ऑप्शंस को देखते हुए देख लो, एक ही ऑप्शन बनता है रोज़गार कार्यालय वाला, वो अगर ट्राई करो तो कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी और इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आइए जी, फॉर्म की फ़ीस को लेकर सवाल आएंगे तो बात कर लेते हैं। अनरिजर्व और ओबीसी जो उत्तराखंड वाले हैं उनसे 300 रुपये लिए जाएंगे। बाकी SC ST और EWS वालों से 150 रुपये। फिजिकली हैंडीकेप्ड जो है उनसे भी 150 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। तो ये फॉर्म की फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अच्छी बात है। 300 रुपये फ़ीस अनरिजर्व वालों को देनी, बाकी किसी को भी नहीं देनी। और सिलेक्शन क्राइटेरिया पर आ जाता हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वैसे अगर इन्होंने नहीं बताया है तो मैं बता देता हूँ। ये देखो जी, लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसका आंसर करने का तरीका, सिलेबस क्या है वो तो मैं आपको बता ही दूँगा। देखो 100 नंबरों का पेपर होगा, इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे समय का मतलब है आपको 120 मिनट यहाँ पर मिलेंगे। ये तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए सोच समझ करके करना। एक अच्छा पॉइंट हमारे लिए क्या है कि 100 क्वेश्चन हल करने के लिए 120 मिनट मिल रहा है। कई बार हम ये देखते हैं कि 120 क्वेश्चन हल करने के लिए 90 मिनट ही मिलती है, यानी एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 40, 42, 50 सेकंड का समय मिलता है जनरली कंपटीशन एग्जाम में। लेकिन ये कितना दे रहे हैं हमें, एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय दे रहे हैं। अब वैसे तो देखो इन्होंने सिलेबस आपको यहाँ बता दिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड वाले या टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए मैं डिटेल से बताऊँगा, बाकी आप सुन लेना सारे। क्या रहेगा, देखो इन्होंने सीधा लिख दिया कि जो NCVT का आपका सिलेबस है ना वही रहेगा। अब NCVT में जो इलेक्ट्रीशियन पूरी ट्रेड है ना वो आएगी। तो क्वेश्चन कैसे कैसे और कितने आएंगे इन्होंने अगर डिटेल नहीं दी तो मैं बता देता हूँ, शायद इन्होंने डिटेल नहीं दी, मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो पिछले पेपर के अकॉर्डिंग ही होगा, तो मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। 70 क्वेश्चन तो आएंगे आपके टेक्निकल के, यानी ट्रेड से रिलेटेड, और इसमें टोटल है, पिछली बार सारे आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल थी और बाकी सेफ्टी, फायर, ऑक्यूपेशन और वो है ही, और सेल, बैटरी, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, रिले, यानी वो सब आपकी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला है। कई बार क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं बच्चे सवाल में पूछते हैं कि सिलेबस बताओ, अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपकी ट्रेड में जो आपने पढ़ा था, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल वो आपसे पूछ सकेंगे। तो 70 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो नॉन टेक के रहेंगे, मैं आपको बताऊं। अब इस नॉन टेक में इनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किसके कितने आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे और जिसको अपन लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं ना, वो वाला भी आएगा, यानी रीजनिंग, जो मैथ टाइप वाली रीजनिंग होती है वो। हालांकि कौन किसके दाएं बैठा है वो भी है, कूट वाला भी है। इन्होंने लिखा कि राम इज़ हेयर को हम ना से में लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, पिछले पेपर में ऐसा है। पेपर हमने आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा रखा है, आप हमारे ऐप में लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से एक मेंबरशिप प्लान है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारे पेपर्स अवेलेबल है, एक ही बार चार्ज देना, वैलिडिटी लाइफ टाइम है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी है, यानी जीके के क्वेश्चन भी है। जैसे पिछली बार एक क्रिकेट का कोई क्वेश्चन था, रविचंद्रन अश्विन उसका आंसर है, मैं अभी पेपर वो देख कर आया हूँ लेटेस्ट, और यूट्यूब पर हमने हल करवा रखे हैं। SJVN इलेक्ट्रीशियन पेपर सर्च करना आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका 30 क्वेश्चन का सिनेरियो। नेगेटिव मार्किंग भी है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 मिनट का समय मिलेगा, और 70+30 का रेशो रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, ये ध्यान रखना है। 70 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे। इसमें मैथ, रीजनिंग,
सब मिक्स आएंगे, कोई 2, 5, 3 इनका फिक्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, मोटा मोटी जानकारी यही थी, यहीं ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है सारी अपडेट मिल गई। एज का बता दिया, फॉर्म फीस का हो गया, सिलेबस बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गई, सीटों की संख्या कितनी है। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।